सो V इज इक्वल टू साई आई आर, ये हो गया I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट इज व्हाट? आई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट साइन नोट अपॉन आर करके, ये आंसर आया आपका। उसके बाद आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को थोड़ा ध्यान से देखें। वोल्टेज और करंट दोनों साइनोसाइडल फॉर्म में सेम फेज में है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, राइट। तो इस केस में इन दोनों का करंट का वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। सो पहले लेते हैं हम यहाँ पर ग्राफ। तो देखिएगा ये हो गया आपका वोल्टेज के लिए ग्राफ हो गया, एट एन इंस्टेंट ईएमएफ हो गया साई इज इक्वल टू साइन नॉट साइन ओमेगा टी। करंट और वोल्टेज दोनों का मैक्सिमम और मिनिमा एक साथ अकर होगा। सो ये करंट के लिए बना रहा हूँ, देखिए ग्राफ। यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम, करंट ही मैक्सिमम, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। तो हमें एक बात समझ में आ गई बच्चे, वोल्टेज और करंट रजिस्टर के लिए दोनों सेम फेज में रहती है। अगर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से करंट या वोल्टेज चेंज होगा। सो दिस इज अ करंट एट एन इंस्टेंट आई नोट साइन ओमेगा टी। अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम का। फेजर डायग्राम, सो डियर स्टूडेंट, फेजर डायग्राम जैसे बताया था, एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। दिस इज अ फॉर वोल्टेज, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ वो बिल्कुल जैसे बताया था आपको, और यहाँ पर लिख लीजिएगा मैक्सिमम ईएमएफ, इसके हिसाब से आ जाएगा पूरा वेक्टर। और करंट को भी आपको इसी फेज में रखना है, करंट भी यहीं पर रहेगा, सेम वेक्टर होंगे, दोनों ऐसे रोटेट करेंगे ओमेगा टी। सो दिस इज अ फेजर डायग्राम फॉर वोल्टेज एंड करंट फॉर रेजिस्टर। दिस इज ग्राफ एंड दिस इज फेजर डायग्राम। ओके, आफ्टर दैट हम चलते हैं बाकी नेक्स्ट कंसेप्ट में। रजिस्टर के बाद आता है इसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। इंडक्टर पे आ गए बच्चों हम, इंडक्टर। फॉर इंडक्टर, दिस इज अ इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L, यू नो, पढ़ा होगा आपने, पीछे बताया था। और दिस इज अ AC सोर्स। साई इज इक्वल टू साइन और साइन ओमेगा टी। आपको अच्छे से याद होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब हम पढ़ रहे थे, उसमें आपसे डिस्कस हुआ था कि किसी भी इंडक्टर में अगर कोई करंट आप पास कराते हैं, कांस्टेंट करंट देते हैं, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है पर यूनिट लेंथ। N इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। उसके बाद अगर हम किसी भी इंडक्टर में कोई वेरिएबल करंट देते हैं, तो इसमें अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बना था, जिसको हमने नाम दिया था बैक ईएमएफ, दैट इज LdI/dt। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। When we change the current through the inductor, so induced EMF at the end of the coil, that is minus LdI/dt, rate of change of current, this is dI/dt, it is a self inductance, right? तो इसी केस में यहाँ पर जब आपने इसके एंड पर एक ही अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया, जो अपने आप में एक ऑलरेडी वेरिएबल करंट है, और ये वेरिएबल करंट चेंज होता हुआ इसमें को पास होता है जिसका इंडक्टेंस L गिवन है, तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो इसका अपोज करेगा, दैट इज माइनस LdI/dt। ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया। तो यहाँ पर दो इंड्यूस ईएमएफ दिख रहे हैं आपको, तो इन दोनों का जो सम है, जो आप निकालते हैं, दोनों का सम वो हमेशा 0 के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। तो हमने इन दोनों का सम जो निकाला वो 0 के इक्वल दिखाना है। सो इसको मान लेते हैं ये psi 1 है और ये psi 2 है, राइट।
सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ये इसको अपोज करेगा, इक्विलिब्रियम में दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ गया, फर्स्ट स्टेप तो आप लिख ही लेंगे, व्हेन द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कनेक्टेड टू द क्रॉस the end of the inductor, so that is psi is equal to sin naught omega t, alternating EMF at the end of inductor, and then current कितना होगा ये हमें निकालना है। सो पहले नेट EMF निकाल लेते हैं। नेट EMF कितना हो गया, जब एक EMF तो देखो ये हो गया, एक EMF यहाँ पर आ गया। सो नेट EMF पे जब आप गए तो आपने लिखा ये तो साई हो गया पूरा, साई मान लिख दीजिएगा, माइनस साई टू इज इक्वल टू 0 प्लस साई टू, दोनों को ऐड करके 0 आना चाहिए। इसकी वैल्यू रखा ये वाला यहाँ पर और ये वैल्यू रखा ये, तो पहले क्योंकि माइनस में है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा साई 1 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर साई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, 0 से इधर ले आए। इस EMF की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिएगा, साइन नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, राइट। तो ये यहाँ से आ गया, इस L को पहले तो इसके नीचे ले आओ, ये L यहाँ पे आ जाएगा और dt को मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से di निकाल लो। साइन नोट ये L इसके नीचे आ गया बेटा, एंड देन साइन ओमेगा टी डी टी, इतनी वैल्यू आ गया। अब इसको आगे हमें क्या करना है, टोटल करंट निकालना है, इसको आप इंटीग्रेशन कर लें बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू डी आई। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर साइन का क्या आ जाएगा। बच्चों लास्ट वीडियो में एक सेक्शन इनकम्प्लीट रह गया था जिसमें मैं आपसे बात कर रहा था एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, वो किसी कारणवश बीच में ही रह गया था। अब मैं उसको पूरा करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप उसको समझें एक बार फिर से। AC circuit containing only inductor, suppose we have an inductor and we have to connect a AC at the end of this inductor. So after that one EMF is there, psi is equal to psi naught sin omega t, and second EMF is due to change of magnetic flux at the end of this inductor, psi is equal to minus L di upon dt, and then आफ्टर दैट टोटल नेट इंस्टेंटेनियस या नेट इंस्टेंटेनियस EMF कितना हो जाता है, जैसे मैं आपको बात कर रहा था। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों को ऐड करते थे तो फाइनली हमारे पास एक रिजल्ट आया था माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू साई के इक्वल आ गया था। फाइनली इसको साई मान लेते हैं, तो साई इज इक्वल टू ये हमने प्रूव कर लिया था एल डी आई अपॉन डी टी। पूरी वीडियो देख लीजिएगा पहले वाली, इससे जस्ट पहले वाली। उसके बाद बच्चों हमने देखो यहाँ पर लिख लिया था इसको साई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। इस साई की वैल्यू रखा हमने ये वाला साइन नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। आफ्टर दैट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी आई निकाल लिया, दैट इज साइन नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमने बच्चों उसका किया इंटीग्रेशन करने पर डी आई का तो आई हो गया और यहाँ से एक ओमेगा नीचे आ गया माइनस साइन नोट अपॉन ओमेगा एल, और कोस का हो गया बच्चों यहाँ पर साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन का कोस हो गया था यहाँ पर कोस ओमेगा टी। अब एक्चुअली हमें क्या करना है, ये आपने पहले इसको ऐसे लिख लिया कोस ओमेगा टी। अब आपके पास जो करंट की रियल इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी करके होती है, लेकिन यहाँ पर कोस है, पहले आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू माइनस साइन नोट अपॉन ओमेगा एल, सो वी कैन राइट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, आप यहाँ से लिख सकते हैं, साइन में हो गया बच्चों। एंड देन दिस वैल्यू इज बैलेंस टू द टोटल मैक्सिमम करंट, सो आई नोट, सो वी कैन कंपेयर दैट टू आई नोट। सो देन आई नोट इज व्हाट, so I naught is the peak value of current that is equal to compare to the second equation sin naught upon omega L. Sin naught upon omega L is the second equation, the maximum current of this one,
and put this value here, replace that. So I is equal to minus I naught, and that is sin pi by 2 minus omega t. माइनस को चेंज कर दें थोड़ा सा. सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. दिस इज अ instantaneous current in the inductor. If you compare this equation to EMF, EMF equation is that psi is equal to psi naught sin omega t, and current is that. So we can see that current is lag behind by the phase pi by 2 with the voltage pi by 2 with voltage lag behind. So if we draw the graph and phasor diagram, so what will be the condition of phasor diagram and alternating current for EMF? So students, yes, you have to write that. First one is graph. इन टर्म्स ऑफ ग्राफ में आपको उसको कंसेप्ट को स्ट्रांगली करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्राफ और EMF द सेम एज दैट. EMF में कोई चेंज नहीं हो रहा. एट एन इंस्टेंट ही आपने EMF दिखा दिया, और दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF. व्हेन द EMF इज 0, सो करंट यहाँ पर आपको मैक्सिमम लेना है अपोजिट फेज में. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. देखिए ये करंट का बनेगा. Here this point voltage maximum, current is 0. Here is voltage 0, current is maximum at the peak value. So this is a graph for current, instantaneous current. So lag behind 90 डिग्री का फेज डिफरेंस चल रहा है. 90 के फेज के बाद देखिए करंट यहाँ पर 0 होता है. वोल्टेज मैक्सिमम आफ्टर 90, वोल्टेज 0, करंट मैक्सिमम. सो lag behind. So this equation is be applicable. Okay student. After that we have to draw the phasor diagram for this. Phasor diagram. phasor diagram में स्टूडेंट आपने बिल्कुल सेम एज इट वही जाना है. देखिए यहाँ पर वोल्टेज का बनाइएगा. यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू दैट इज ओमेगा टी. दिस इज फॉर EMF. एंड करंट को यहाँ से 90 डिग्री पीछे कर दें आप. इससे 90 डिग्री लैग बिहाइंड. दिस इज phasor diagram. 90 डिग्री पीछे कर दें. This is for current, this is for EMF. This is a phasor diagram of this one, current and voltage for inductor. So dear student, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं इस phasor diagram, the inductive AC circuit, the phasor psi makes an angle omega t with anti-clockwise as the current lag behind the EMF by phase pi by 2. So current of phasor I makes the angle pi by 2 radian with the phase of phasor in the clockwise direction. ओके तो यहाँ तक आप इसे मेंशन करें. नोट कीजिएगा यहाँ तक आप इसको. So this is the phasor diagram for inductor. Current is lag behind with the voltage by phase pi by 2. So please ये आप नोट कर लीजिएगा इसको. आफ्टर दैट यहाँ पर अभी हमने वैल्यूज़ लिखा था, उसके कंपेयर में आपको हम एक वैल्यूज़ फॉर्मूला बता रहे हैं आपको. That is inductive reactance. What is inductive reactance? It is represented by XL. One formula is that what is the value of maximum current we have. I have to write. I have written in this form psi naught upon XL. Yeah, that is omega. If we compare this maximum current to the Ohm's law condition, if we write this is psi naught upon R, this condition. So if this value is compared to the resistance of the circuit, so we can say that the resistance offered in the inductor, that is XL, that is equal to omega L. So it is the resistance offered by, it is the resistance offered by an inductor when we AC pass through it. Inductor to flow AC, inductor to flow of AC through it.
थ्रू इट। सो इफ यू कंपेयर दिस कंडीशन तो वी कैन सी दैट जब आप किसी भी इंडक्टर में AC लगाते हैं तो इसमें एक रेजिस्टेंस की रेट होता है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हम एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा। दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस और इट इज SI यूनिट ऑफ दिस वन इज ओम, सेम एज दैट रेजिस्टेंस, इसकी SI यूनिट भी ओम ही होती है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई FL। तो वी कैन सी दैट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। So if you draw the graph of XL and frequency, so we have to draw in this form. So XL is directly proportional to frequency. If we, this slope से आप यहाँ से L की वैल्यू निकाल पाएंगे, आगे बताएंगे इसके बारे में, राइट? तो ये XL अपॉन F करके आगे बताएंगे कैसे ये निकलेगा, इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे यहाँ पर। सो आफ्टर दैट अगर यहाँ से हम बच्चों आपसे IRMS करंट पूछते हैं कि IRMS की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर IRMS तो हमने 2 टर्म में पढ़ा हुआ है, प्लीज मेंशन दिस। सो वी कैन राइट IRMS इज इक्वल टू, फर्स्ट वन इज I नॉट अपॉन √2, दिस वन also we have discussed, and also we can write in this term psi RMS upon resistance, resistance is that XL, या फिर psi RMS upon omega L. This one also can written as this form, right? For AC बस सीधा से याद रखिए, for AC देखिए अगर आप अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं for AC XL is directly proportional to frequency, and for DC XL is 0, there will be no resistance, frequency is 0, XL is 0 and also frequency is 0। ठीक है, सीधा सा कंसेप्ट देखिएगा, आपके पास कोई इंडक्टर है, इसके साथ आपने AC लगा दिया और इसी सेम इंडक्टर के साथ आपने DC लगा दिया, तो इस केस में DC में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती, तो इसका रेजिस्टेंस 0 ऑफर्ड करेगा, और यहाँ पर एक्चुअली फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है AC का, तो इस केस में रेजिस्टेंस जितना फ्रिक्वेंसी चेंज होगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और चार्ज का पोज होगा। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अब इसी के साथ हम इसके न्यूमेरिकल भी बताऊंगा भी आपको, बट आप उससे पहले कैपेसिटर वाला सेक्शन भी साथ साथ पैरेलली कर लें, उसको ड्राइव नहीं करते, उसको मैं सीधा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर डायग्राम, बस उसके बाद फटाफट आप उसको नोट कर लीजिएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके, ये कंप्लीट हो गया। एंड देन इज नेक्स्ट वन इज AC सर्किट containing only a capacitor. You know capacitor? Yes, you know about the capacitor. Dear student, this is a capacitor having capacitance C, and capacitance of the parallel plate capacitor you know very well, C is equal to epsilon naught E by T, and this is IAC. Alternating EMF of AC, you know, psi is equal to psi naught sin omega T. So after that, students, this is the capacitance of the C, and the first of all, this is a AC in this form, positive half cycle and negative half cycle. So पहले आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर आप इस कैपेसिटर के साथ में AC लगाते हैं तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी इसके अंदर, तो ये कैपेसिटर 0 टू मैक्सिमम तक पहले चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर जब वापस से इधर वाला करंट जाएगा तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन ये करंट जाएगा तब ये दूसरी डायरेक्शन में चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर ये अगेन डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली कैपेसिटर की चार्ज और डिस्चार्ज होने की वजह से यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग करंट सेटअप हो जाएगा। तो इसकी एक लाइन लिख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट, कंसिडर अ प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C with connected to the across the alternating EMF, so psi is equal to psi naught sin omega T. Due to the continuous charging and discharging, पहले चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ, due to continuous charging and discharging of a capacitor plates,
the continuous but alternating current is set up across the end of the capacitor. So at an instant we can say that कितना पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो देखिए जितना पोटेंशियल इसके एंड पे आएगा कैपेसिटर के, वो किसके इक्वल लिखेंगे आप, साई के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर ये कितना चार्ज हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होगा कि नहीं होगा, बताइए। Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर सीधा सीधा V इज इक्वल टू साई हो गया, चार्ज लिखिए Q इज इक्वल टू CV और इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। देखिए ये वाला पोटेंशियल इसको चार्ज करने वाला है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया। और बस अब कुछ नहीं करना आपको, इस जो EMF है इसका वैल्यू रखना है यहाँ पर। तो इसका वैल्यू आ जाता है बच्चे C और एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए ये यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं इसमें। उसके बाद एक्चुअली हमें करंट की इक्वेशन पे जाना है, वोल्टेज की इक्वेशन हमारे पास है, तो आप चार्ज हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर इस चार्ज को आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये कंसेप्ट होता है ना आपका, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, इस Q की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा। मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ और बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा मैं कंडीशन को डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ से। I इज इक्वल टू ओमेगा सी, और थोड़ा कहाँ डायरेक्ट, एक ही लाइन तो एक्स्ट्रा है, ओमेगा सी साइन नॉट करके आ गया, कोस ओमेगा टी आ गया। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू इसको मैक्सिमम करंट के इक्वल कर लीजिएगा और यहाँ से लिख लीजिएगा आप इसको साइड में कहीं को, I नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी दिस वन, या फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट। एंड देन ये वैल्यूज हो गया। अब इसको साइन में लेके आना है, जब इसको सोल्व कर लेंगे फाइनली हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। So we can see that this equation current is leads to by phase pi by 2 with the voltage से 90 डिग्री आगे है, by phase pi by 2 आगे रहता है हमेशा, करंट लीड करता है वोल्टेज को। जिसे वोल्टेज का इक्वेशन देखिए ये हो जाता है, दिस इज वन द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, साई इज इक्वल टू साइन नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट, सो करंट लीड टू द वोल्टेज by phase pi by 2। सो नेक्स्ट वन इज दैट ग्राफ क्या होगा इसका, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आप इसका, और उसके बाद फेजर डायग्राम। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपने ये पहले वोल्टेज के लिए ग्राफ बना लिया है, ये वोल्टेज के लिए ग्राफ हो गया। सेम वही रहेगा, वोल्टेज का फेज तो वही रहता है, जनरेटर तो आपका कॉन्स्टेंट उसी कंडीशन में घूम रहा है ना, वोल्टेज 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। एंड देन आप करंट का देखिए, करंट यहाँ पर आगे, जब ये जीरो है तो करंट इससे आगे होगा, तो यहाँ से स्टार्ट करें, इस बार करंट को यहाँ से स्टार्ट करें। ये देखिए जब ये जीरो है तो मैक्सिमम लें, और जब ये मैक्सिमम है तो ये जीरो हो गया, ये इस टाइप से। और ये बच्चों ऐसे आया, जब ये जीरो तो ये मैक्सिमम हो गया, इस टाइप से करंट की वैल्यू लेते चले जाएं। ये जीरो तो ये मैक्सिमम, ये करंट का फेज बनेगा, ग्राफ, राइट। फेजर डायग्राम में क्या करना है, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम मुझे वीडियो चेक कर लेते हैं, लेंथ कितना हो गया। फेजर डायग्राम देखिए, करंट लीड कर रहा है, दिस इज फॉर वोल्टेज, एंड करंट को यहाँ से 90 डिग्री आगे कर दें, 90 डिग्री आगे करंट हो जाएगा। सो वोल्टेज की इक्वेशन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सर ठीक है ये वोल्टेज हो गया, और करंट की इक्वेशन भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 फिर से आ गई बार कैपेसिटर में, ओके।
सो ये सेक्शन जब आपका हो जाता है तो बिल्कुल ईजिली तरीके से आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर। कल मैं इसकी न्यूमेरिकल की वीडियो भेजूँगा, आज पहले ड्राइव कर लीजिएगा आप इसका। तो ये सेक्शन हो गया। अब इसको आगे चलते हैं स्टूडेंट। इस साइड पे आपने उसमें पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Capacitive reactance is represented a word Xc. So if we use this formula, I naught is equal to EMF upon 1 upon omega c. And if we compare to Ohm's law, the equation of maximum current, psi naught upon R. So if we compare this value to this value, so it is a 1 upon omega c. ठीक है, 1 upon omega c. It is a resistance of a capacitor when we connect it through a AC, Xc. So we can write this Xc is equal to 1 upon omega c. Xc is called what? Capacitive reactance. It is a resistance offered by the capacitor when AC flow through it. It is a resistance offered by the capacitor to flow AC through it, that is Xc. SI unit of Xc is ohm. So we can say that Xc is inversely proportional to frequency. If we increase the frequency, so capacitive reactance will be decreased and current will increase, right? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज अगर आप करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट इंक्रीज हो जाएगा सर्किट में। सो दिस इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IRMS करंट इन दिस टर्म? सो IRMS वैल्यू इज इक्वल टू psi RMS अपॉन Xc, राइट। सो ये वैल्यूज आपको यहाँ पर याद रखनी है। कैसे कैसे आप इन चीज़ों को लेके जाएंगे, प्लीज रिमेंबर टू दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो अब फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं इसके तीनों चीज़ को लेके। अब हमें यहाँ पर फाइनली क्या समझ में आया, देखिए बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप लीजिएगा। सपोज ये हमारे पास एक रजिस्टर है डियर स्टूडेंट, जिसका रेजिस्टेंस R है और हमने इसके साथ एक AC वोल्टेज लगा दिया। ऐसे सेम एज दैट ये इंडक्टर है और इस इंडक्टर के साथ हमने दोबारा से फिर वही AC लगा दिया। एंड सेम एज दैट दिस इज़ अ कैपेसिटर और इसके साथ भी हमने AC कनेक्ट कर दिया। DC की कहानी अलग होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें जो वोल्टेज है, इस वाले में वोल्टेज तो वही रहती है सब में, साइन ओमेगा टी। करंट और वोल्टेज इसमें दोनों सेम फेज में होते हैं। करंट और वोल्टेज बोथ विल बी इन सेम फेज। तो इसका जो फेजर डायग्राम आया था फाइनली, हमने क्या बताया था, उसमें वोल्टेज और करंट को दोनों एक ही ग्राफ पे लेना है आपको। वोल्टेज और दोनों के बीच में कोई फेज एंगल नहीं है। जिस तरह इसका रेजिस्टेंस R होता है, इसका इंडक्टेंस L होता है और इसका कैपेसिटेंस C होता है। जब हम इसके एंड पर एक पोटेंशियल लगाते हैं, AC पोटेंशियल लगाते हैं, तो आपको बताया था वोल्टेज तो वही रहने वाला है, लेकिन करंट इसमें 90 डिग्री पीछे हो जाता है, ओमेगा t माइनस π/2 हो जाता है। लीड करेगी वोल्टेज में, करंट लैग बिहाइंड रहता है, लैग बिहाइंड विद द वोल्टेज। तो इसमें ऐसे बना सकते हैं कि सर इसका जो वोल्टेज है ये ऐसे हो गया तो करंट ऐसे रहेगा, 90 डिग्री पीछे रहेगा ये करंट और वोल्टेज। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, VL उसको लिखा करेंगे XL इंटू आई। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगी VR उसको लिखा करेंगे हम I इंटू R। इसका फेजर डायग्राम बताया था कि करंट को पीछे बना दीजिएगा, वोल्टेज को आगे रखिएगा। इसमें क्या होता है, जब आप इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं इसी के थ्रू, EMF तो वही रहता है आपके पास, साई इज इक्वल टू साई नोट साइन ओमेगा टी, बट करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। करंट लीड करता है इस बार वोल्टेज को, यहाँ पर करंट लीड करेगा। तो इस बार यहाँ पर देखिए करंट का जो ग्राफ बनाएंगे फेजर डायग्राम, देखिए वोल्टेज पीछे आ गया और करंट आगे रहता है, 90 डिग्री का फेज। इसका रेजिस्टेंस Xc होता है और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको लिखा करेंगे आप Xc इंटू आई, Xc इंटू आई लिखेंगे आप।
देखिए VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर XL इंटू आई, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर IR, वोल्टेज ड्रॉप इसमें दैट इज XC इंटू आई। ये सिचुएशन यू हैव टू रिमेंबर दिस। आप बच्चे इसके न्यूमेरिकल सेक्शन की वीडियो टाइम टू टाइम में भेज दूंगा आपको। पहले आप इसको यहाँ तक समझें, बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें, तो आपको मजा आ जाने वाला है कि सर हम आखिरकार इसमें कर क्या रहे हैं। राइट बच्चे, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, तो आप इसको बनाइएगा और कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।